बच्चा लोग, क्या हाल है आपके। उम्मीद है सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही, बस इससे ज्यादा नहीं कह सकता मैं। बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे सर कैश फ्लो में, यार ये जो कैश फ्लो हो रहा है सर अभी बड़ा परेशान कर रहा है सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत परेशान कर रहा है सर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पूरी वीडियो एंड तक देखना। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं कि आप भी मेरे को पढ़ा देंगे वीडियो के बाद। और प्लस मैं आपको एक क्वेश्चन भी गाइड करूंगा ताकि आपका जो कैश फ्लो के मार्क्स हैं वो इत्तू से भी, मतलब इत्तू से भी नहीं कट पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चे जानते होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग व्हाट्सएप नंबर नोट करेंगे गुरुजी का 9690105047। यहां पे आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और अगर आप लाइव क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम मेरी आईडी मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो कर लीजिए, सपोर्ट कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है। आपने बैलेंस शीट सुनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुना होगा, लेकिन ये चीज यहां पे आपको देखिए, ये चीज दिख रही है, यहां पे आपको दिख रहा है एक बैलेंस शीट दिख रही है, लेकिन ये जो बैलेंस शीट है वो आपको 2 साल की दिख रही है। इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको इजीली। अब यहां पर एक ऑप्शन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कहा जा रहा है सर कि प्रीवियस ईयर में आपके पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था वो 3,40,000 था, और करेंट ईयर में हो गया 3,07,000। आपको दिख रहा है कितना बढ़ गया सर, 30,000 बढ़ गया। ये 30,000 रुपए हमारे कहां से आए, इस रीजन को ही जानने के लिए पूरी रामायण हमें पढ़नी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहली बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां पर कैश का फ्लो होगा, पैसा या तो आएगा या जाएगा। पैसा या तो आएगा सर या जाएगा, या तो कैश का इनफ्लो होगा या फिर कैश का आउटफ्लो होगा। तो इस पूरे स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए ये जो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 3 एक्टिविटी में बटा हुआ है। लेकिन उससे पहले सर हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये क्या है, इसमें क्या होता है, क्या चीजें आती हैं। तो जैसा कि इसमें नाम में दे रखा है कैश फ्लो, मैंने आपको बताया क्या होता है कैश फ्लो। पैसा या तो आपके पास आ रहा है या पैसा आपके पास से जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे नाम दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश तो आप भाई उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, पैसा। और कैश इक्विवेलेंट जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सारे हमारे किसके एग्जांपल होते हैं सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है सर, जो इजीली हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाए। उसमें जो डिफरेंस आया है ईयर वाइज, उस डिफरेंस को पता लगाने के लिए हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूरा जो आपका कैश फ्लो है वो 3 एक्टिविटी में है। पहला है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक खुशी की बात यह है कि इस बार जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन देखा गया था, आपने भी देखा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो जो क्वेश्चन था वहां पर अलग अलग, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग, इन्वेस्टिंग अलग, फाइनेंसिंग अलग निकलवाई थी। तो इसके अच्छे संकेत हैं, इट मींस आपको अलग अलग बना सकते हो इजीली। तो पहले मैं बात करूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि इसमें वो चीज आएगी जो हमारे बिजनेस की कोर एक्टिविटी है। कोर एक्टिविटी का मतलब मेन एक्टिविटी है। आपका जो बिजनेस है उसकी मेन एक्टिविटी क्या हो सकती है,
जिसके लिए एग्जांपल देखेंगे। यहां पर आपको दिख रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा सर, वो एक्टिविटी आएगी जो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी है, जहां से आपके पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा। जैसे कि अगर आपका बिजनेस है तो आप सामान को खरीदोगे, बेचोगे, बेचोगे पैसा आएगा, खरीदोगे पैसा जाएगा, डेप्टर से पैसा आएगा, कमीशन आएगी, रॉयल्टी वगैरह आएगी, हमारे पास आउटफ्लो होगा जब पेमेंट करेंगे। तो पहले हम समझते हैं हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको क्वेश्चन में ये चीज कहां दी होगी, कैसे निकालेंगे, सब समझते हैं। हम लोग जा रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ और उससे लिए हम पहले निकालते हैं नेट प्रॉफिट। इसमें हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट के लिए जो 2 इयर्स हैं, जैसे कि मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं आपको एक और बार फिर से। यहां पे आपको दिखेगा, ये देखिए, ये 2021 है और ये 2022 है। ये है हमारा प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट दे रखा है 2021 में 4 लाख था और 2022 में 3.5 लाख हो गया। सर ये लॉस हुआ, जाहिर सी बात है। तो ये डिफरेंस आपको क्वेश्चन में यहां से मिलेगा नेट प्रॉफिट, यानी कि जो करंट ईयर है उस बैलेंस में से प्रीवियस ईयर का बैलेंस आप माइनस करोगे और यहां पे आपको दिख रहा है कि 50,000 रुपए सीधा सीधा हमारा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। अब इसमें हम कुछ चीजों को और जोड़ते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स। सर प्रोविजन फॉर टैक्स को हम क्यों जोड़ते हैं? पहली बात, प्रोविजन फॉर टैक्स वो भी करंट ईयर का। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या है? मान लीजिए 2016 में आपने बनाए प्रोविजन टैक्स के लिए कि यार 2017 में मेरे को टैक्स देना है, तो मैं 2016 में ही प्रोविजन बना ले रहा हूं ताकि जब मेरे को टैक्स देना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आए। मतलब 2016 का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आप कब पेड करोगे? 2017 में। और 2017 का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो कब पेड करोगे? 2018 में। यानी कि अभी आपने जो अमाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स में डाला हुआ है करंट ईयर, वो अभी तो पेड नहीं करना आपको, अगली साल पेड करना है। तो उसको वापस से यहां पर क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद आपका जो प्रपोज्ड डिविडेंड है, प्रपोज्ड डिविडेंड, उसे हम लेंगे प्रीवियस ईयर का, यानी कि पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड। अब सर ये प्रपोज्ड डिविडेंड होता क्या है? प्रपोज्ड डिविडेंड एक वो डिविडेंड है जो डिक्लेयर्ड किया जाता है या कंपनी सोच रही है कि अपने जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वो अनाउंस करती है, जो अगले फाइनेंशियल ईयर में पेड किया जाएगा। तो अगले में पेड किया जाएगा। पहले इसे हम करंट ईयर लेते थे, लेकिन अब अमेंडमेंट की वजह से, चेंजेस की वजह से प्रपोज्ड डिविडेंड हमारा प्रीवियस ईयर का लिया जाता है। तो अभी हमने 3 चीजें देखी, जरा फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस में हमको डिफरेंस दे रखा होगा, उस डिफरेंस से हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है और उसके बाद उस डिफरेंस के बाद हमें कुछ चीजों को ऐड करना है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। और क्या करते हैं, अगर हमने कोई पैसा रिजर्व में डाला है, कोई रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व वगैरह दे रखा है, उसमें हमने पैसा डाला है यानी कि इंक्रीज किया है, उसे भी ऐड करेंगे। और आपका इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड आपको सिंपल दे रखा होगा कि इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? ये जो कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उससे पहले जो हमारी कंपनी है वो डिविडेंड का पेमेंट करती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलीज करती है। तो हमारे नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है सर? नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें डिफरेंस लेना है,
डिफरेंस के बाद हमको प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लेना है, फिर हमें देखना है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, और फिर हमें देखना है ये सारी चीजें। यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ समझाने के लिए क्वेश्चन भी देखता हूं। देखिए ये क्वेश्चन की बात हो रही है, ये आपका जो लेटेस्ट एडिशन है डीके गोयल का, उसका ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। सबसे पहले हमें क्या जाना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है रिजर्व एंड सरप्लस में, और अगर यहाँ नोट नंबर होता तो हम नीचे नोट नंबर में जाके चेक करते, क्योंकि यहाँ नोट नंबर नहीं है तो हम सीधे यहाँ देख रहे हैं 4 लाख और 3.5 लाख, यानी 50,000 का लॉस हुआ है। और क्या क्वेश्चन में हमें कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, नहीं दे रखा, कहीं कोई रिजर्व दे रखा है, कहीं कोई प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, नहीं दे रखा, यानी कि सीधा सीधा आपका नेट लॉस आ जाएगा हमारा कितना, 50,000। ठीक, 50,000 आ गया हमारा नेट लॉस। उसके बाद क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने के बाद हम करते हैं एडजस्टमेंट फ्रॉम नॉन कैश आइटम्स। ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम इसमें करते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स। अब इसमें क्या क्या आता है सर, आपको याद होगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे तो वहां पे हम क्या निकाल रहे थे, नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे, जिसमें से हम खर्चों को माइनस कर रहे थे और फायदों को प्लस कर रहे थे। अब हम नेट प्रॉफिट से जा रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ, यानी कि उल्टा जा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी हमारे खर्चे थे जो हमने वहां पर माइनस किया था, अब क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं तो यहां पर सारे खर्चों को ऐड कर देंगे और जो भी फायदे हैं उनको लेस कर देंगे। सर जैसे कौन कौन से खर्चे, जैसे कि हमारा डेप्रीशिएशन, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जा रहा था, प्रॉफिट निकालने के लिए लेस कर रहे थे, लेकिन यहां पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कोई भी हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है वो राइट ऑफ हुआ है। कोई भी हमारी इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स वगैरह, अगर इसकी वैल्यू कम हुई है तो नुकसान हुआ है, आएगा। आपने किसी एसेट्स को बेचा और बेचने पर घाटा हुआ है, आपने किसी एसेट्स को बेचा और बेचने पर क्या हुआ है, घाटा हुआ है, तो आएगा। इसका प्रॉपर फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। देखिए ले चलते हैं हम आपको सीधे इसके फॉर्मेट पर, ताकि वहां से आपको और चीजें थोड़ा अच्छे से क्लियर हो कि क्या क्या सर आ रहा है, क्या क्या नहीं आया। देखिए फिलहाल जैसा कि मैंने आपसे बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, कैश इन हैंड आएगा ही, कैश एट बैंक है, चेक एंड ड्राफ्ट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, यानी कि वो सारी चीज जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारा क्या क्या आता है। चलिए देखिए ये आपका फॉर्मेट है, आपको दिख रहा होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कैसे निकलता है, क्या आता है, वो सब हमने बात करी। अब एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स की बात हो रही है, जिसमें हमें ऐड करना है और लेस करना है। कौन सी चीजें ऐड करनी है और कौन सी चीजें लेस करनी है वो यहां देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट, ये प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर दे रखा है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर करना है। तो अभी हमने निकालना सीखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें हमने क्या किया, अगर रिजर्व इंक्रीज हो रहे थे तो ऐड करेंगे, डिक्रीज होंगे तो लेस करेंगे, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, और रिफंड आया तो लेस करेंगे। इतना करने के बाद हमने सर नेट प्रॉफिट तो निकाल लिया, जो कि आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेट प्रॉफिट के बाद हम एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स कर रहे हैं, जिसमें सारे हमारे जितने भी नुकसान हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं और जितने भी फायदे हैं उनको लेस कर रहे हैं। जैसे डेप्रीशिएशन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिवेंचर्स का पेमेंट किया है अगर कमी आई है वहां पर, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क की वैल्यू में कमी आई है, बोरोइंग्स आपने करी थी, लोन लिया था तो उसकी ब्याज दी है, या आपने फिक्स एसेट्स को बेचा है तो घाटा हुआ। ये सब आपके लिए एक तरीके से एक्सपेंसेस है, घाटा है, ऐड करेंगे। जो फायदा है जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, आपने फिक्स एसेट्स को बेचा और बेचने पे आपको प्रॉफिट हुआ तो आएगा। इतना करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे अभी,
नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था, नेट लॉस था सर वो कितना था, 50,000 माइनस में था। अब उसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपको मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी समझाता चलूं, कोई दिक्कत नहीं हो आपको। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एडजस्टमेंट्स में चलते हैं। देखो एडजस्टमेंट आपसे कह रहा है कंपनी पेड इंटरेस्ट 36,000 ऑन इट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इंटरेस्ट पेड करी है, खर्चा है, ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट। कितनी पेड करी है सर, 36,000। और क्या दे रखा है, डेप्रीशिएशन का भी अमाउंट दे रखा है आपको 1,20,000। इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। डेप्रीशिएशन कितना, 1,20,000। और हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें, तो सिर्फ ये दो चीजें आएंगी, यानी कि ये 1,20,000 और 36,000, 1,56,000। और ये 50,000 लॉस है, माइनस में है, यानी कि अब आएगा हमारा 1,06,000। लेकिन ये सर हमारा क्या निकल के आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल अगर आपको याद हो तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब मुझे आप बताइए, सबसे पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए यहां पर अच्छे से कि क्या करंट एसेट्स होती है, क्या करंट लायबिलिटी होती है। ऐसी एसेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट्स है, और ऐसी लायबिलिटी, ऐसा कर्जा जो आपको एक साल के अंदर पेड करना है वो करंट लायबिलिटी है। अब अगर आपके जो क्रेडिटर्स हैं, यानी कि लायबिलिटी ये बढ़ गई, अब ये कैसे बढ़ी होगी, आपने और पैसा ले लिया, आपने और सामान ले लिया, तो सामान आपके पास आ रहा है, प्लस होगा, लेकिन लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आपने किसी डेटर्स का पेमेंट कर दिया तो कैश में से किया होगा, है ना। जैसे कि आपसे कहा जाए कि कोई हमारा जो स्टॉक है, या फिर आप कह सकते हो कि ट्रेड रिसीवेबल है, वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब बढ़ गया मींस आपके पास जब ही बढ़ा होगा जब आपने उधार सामान बेचा होगा उसे, ठीक है ना। तो हमारे पास से चीजें गई, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सिंपल तरीके से अगर हम समझते हैं तो अगर सर हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है और करंट एसेट्स डिक्रीज होती है तो हम उसको ऐड करेंगे, ठीक। और इसका जस्ट उल्टा, अगर हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज होती है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको लेस करेंगे। इतना करने पर आपको देखना है कि क्या कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स तो नहीं दे रखा प्रीवियस ईयर का, या रिफंड फॉर टैक्स तो नहीं दे रखा, उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर दिया है। वरना आपको देखना है कि आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में। प्लस में आ रहा है तो आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और माइनस में आ रहा है तो लिखेंगे नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी जहां तक ध्यान हो आपको, अभी हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था, कितना आया था बच्चा लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, शायद आया था 1,06,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया था, 1,06,000। चलिए अब हम करते हैं ऐड और लेस। तो यहां पे 3 स्टेप करना है आपको। सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालना है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, और फिर ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिव। अभी हम इसी क्वेश्चन की अगर बात करूं तो देखिए करंट एसेट्स में इन्वेंट्री दे रखी है, ये वाला हमारा प्रीवियस ईयर है, ये वाला हमारा करंट ईयर है। पहले हमारी जो इन्वेंट्रीज थी वो 1,00,000 की थी, अब हो गई 2,00,000 की, बढ़ गई। करंट एसेट्स अगर बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो हमारी इन्वेंट्री है, बढ़ी है, करंट एसेट्स है, तो 1,00,000 रुपए यहां आ गए। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी हमारी करंट एसेट्स है, 2,30,000 से 3,10,000 हो गए, यानी कि ये भी बढ़ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस होगा सर, 80,000 रुपए।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेंगे। अब चलते हैं जरा हम करंट लायबिलिटी में। तो करंट लायबिलिटी एक ही रखी, ट्रेड पेबल 50,000 से 60,000 हो गई, बढ़ गई, और करंट लायबिलिटी बढ़ी है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10,000 रुपए। तो यहां पर 1,06,000 प्लस के, और ये हमारा प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,16,000, और 1,16,000 में ये 1,00,000 ये 80,000 ये, यानी कि ये आ गया 1,80,000, यानी कि 1,16,000 में 1,80,000 माइनस करेंगे, जो कि माइनस में है, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा 64,000। और क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आ रहा है तो यहां लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको मैं आंसर भी चेक करा देता हूं, ये देखिए नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में आ रहा है इसलिए। तो अभी हमने ये तो पहला देखा कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे करते हैं। 3 स्टेप में करते हैं। सबसे पहला नेट प्रॉफिट निकालना, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन हमारा कैश फ्लो फ्रॉम या नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तो ए हो गया। दूसरी एक्टिविटी आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो पैसा है, आपने बिजनेस में चैप्टर पढ़ा होगा फाइनेंशियल वाला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पर 3 डिसीजन लेने पड़ रहे थे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन था एक, यानी कि वहां पर डिसाइड किया जा रहा था कि आपके पास जो मनी भाई है उसको कहां लगाया जाए। तो कहां लगाया जाए, तो इसके लिए या तो आप कहां लगाया जाए यानी कि फिक्स एसेट्स पर, जो भी खर्चा किया जाएगा वो फिक्स एसेट्स पर किया जाएगा। तो अगर फिक्स एसेट्स पर खर्चा किया जाएगा तो या तो आप फिक्स एसेट्स को परचेज करोगे और या आप फिक्स एसेट्स को बेचोगे। परचेज करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, क्या करेंगे हम उसे माइनस करेंगे, और सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, क्या करोगे उसे प्लस करेंगे। परचेज करोगे तो पैसा आएगा और सेल करोगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास से पैसा क्या होगा, परचेज करोगे तो जाएगा और सेल करोगे तो आएगा। इसके अलावा भी जो भी हमारे पास रिसीव्ड आ रही है, डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कोई भी रिसीव्ड है, उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि वो हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसकी वजह से हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूं तो आपको देखिए यहां पर फिक्स एसेट्स में एक ही एसेट दिख रही है, टेंजिबल एसेट्स। पहले 9 लाख की थी, अब हो गई 12 लाख। अगर बढ़ गई है तो इसका मतलब आपने परचेज किया है, घटी होती तो सेल किया होता। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होता है तब वहां पर हमें फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अकाउंट कैसे बनता है। यहां पे बन रहा है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स का, ये साइड हमारी डीआर और ये साइड हमारी सीआर। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है उसको हम यहां डालेंगे टू बैलेंस बीडी, और जो करंट ईयर का बैलेंस होगा उसे हम यहां डालेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, प्रीवियस ईयर का बैलेंस 9 लाख है और करंट ईयर का है 12 लाख, तो प्रीवियस ईयर का 9 लाख यहां आ गया और करंट ईयर का आ गया 12 लाख यहां। हर फिक्स एसेट्स के अकाउंट को बनाने के लिए आपको ऐसा ही करना है। अब ये फिक्स एसेट्स अकाउंट है। अब अगर डेप लग रहा है इस पर, तो हम डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या पास करते थे, डेप्रीशिएशन अकाउंट यार टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, यानी कि फिक्स एसेट्स में उसे क्रेडिट करते थे। तो डेप्रीशिएशन हमारा कहां आएगा, फिक्स एसेट्स में यहां आएगा बाय डेप्रीशिएशन। आपने अगर इस फिक्स एसेट्स को बेचा होगा, बेचने पर घाटा हुआ तो आएगा हमारा क्रेडिट साइड में, फायदा हुआ तो आएगा हमारा डेबिट साइड में। सेम फंडा चल रहा है जो डेप्रीशिएशन वाले चैप्टर में चलता था। बेचने पर, खरीदने पर
बेचोगे फिक्स एसेट्स को तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो चीज बेची है, और खरीदोगे तो एंट्री क्या होगी, उस एसेट्स का नाम टू बैंक अकाउंट। यानी कि परचेस कहां आएगा, डेबिट साइड में, और सेल कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। यहां पर आपको डेप्रीशिएशन भी दे रखा था 1,20,000 रुपए। अब ये 12 लाख है और ये 1,20,000 है, दोनों को जोड़ोगे तो 13,20,000। यानी कि आपने फिक्स एसेट्स कितने का खरीदा, 9 लाख का पहले से ही था, और ये 4,20,000 का हमने परचेस कर दिया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ एक ही चीज आएगी, 4,20,000 परचेस, बाकी कुछ और दे नहीं रखा। आंसर भी मैं चेक कराता हूं आपको, ये देखिए 4,20,000 परचेस। तो आई होप आपको दो एक्टिविटी अच्छे से क्लियर हुई होंगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा, और इन्वेस्टिंग में परचेज आएगा, सेल आएगा, और सारी रिसीप्ट आएंगी। सारी रिसीप्ट को हम ऐड करेंगे। अब बारी आती है तीसरी एक्टिविटी की, जिसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है सर कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपके पास पैसा वो कहां से आएगा। दो फंड होते हैं हमारे पास, एक होता है ओनर फंड और एक होता है बोरोड फंड। एक वो पैसा होता है जो ओनर्स द्वारा लगाया जाता है, और एक वो पैसा होता है जो हम किसी से उधार लेते हैं। तो ओनर फंड में आपको मालूम होगा हमारे शेयर होल्डर्स होते थे, बोरोड फंड में हमारा लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, डिबेंचर्स वगैरह हैं, शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये सारे तरीका था। तो अगर शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, आपने और शेयर ले लिए, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। लोन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पैसा आ रहा है, ऐड करेंगे। बोरोइंग्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिबेंचर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है, प्लस करेंगे। और अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू कम हो रही है, इट मींस आपके पास से पैसा जा रहा है, हम इसको माइनस करेंगे। सेम क्वेश्चन को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले इक्विटी में देखिए, शेयर कैपिटल 8 लाख की थी पहले, अब हो गई 12 लाख की, यानी कि आपने 4 लाख रुपए और ले लिए। पैसा आ रहा है आपके पास, तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और लिखेंगे क्या सर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितना, 4 लाख। अब ये तो हो गया नॉन करंट लायबिलिटी में। देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, पहले 3.5 लाख की थी, अब हो गई 4,40,000 की, यानी 90,000 हमने उधार और ले लिया। तो इसे भी हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। और बाकी जितना भी पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, वो सब यहां पर हम लेस करेंगे। आपको याद रखना है, इन्वेस्टिंग में सारी रिसीप्ट को प्लस करेंगे और इसमें सभी पेमेंट को लेस करेंगे। यहां पर देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे हमने ब्याज दी है 36,000 रुपए से, तो वो पेमेंट के नाम से आएगी लेस। शेयर की वैल्यू कम होती तो इसका मतलब उसका भी पेमेंट किया है, लेस करते। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब उसको भी लेस करते। अब यहाँ पे 4 लाख और 90,000, 4,90,000 और 36,000 माइनस के, तो आएगा आपका 4,54,000, लेकिन प्लस के। तो अभी आपने देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ रहा था माइनस में 64,000, ए नाम दे देते हैं। इन्वेस्टिंग का आ रहा था 4,20,000 माइनस में, तो उसे बी दे देते हैं। और हमारा फाइनेंसिंग का आ रहा था 4,54,000। अब अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और सी से फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारा अमाउंट आ रहा है
उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्रीवियस ईयर का पिछले साल का अमाउंट ऐड कर दोगे, तो अगर वही अमाउंट आ रहा है जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का करंट ईयर का अमाउंट है, इट मींस हमारा आंसर सही है। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का 64,000 माइनस में आ रहा था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का 4,20,000 माइनस में आ रहा था, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का 4,54,000 प्लस में आ रहा है। तो ये अगर करोगे आप 4,20,000 यहां और 64,000 ये, तो ये हो गए 4,84,000 और ये प्लस का यानी कि 30,000 आएगा माइनस में। अब इस 30,000 का जो माइनस है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 3,70,000 में 30,000 माइनस करेंगे तो आंसर 3,40,000 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे फाइनेंस एक्टिविटी का अमाउंट भी देखो 4,54,000, यानी कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी यार, और क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, हर एक्टिविटी क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में प्लीज बताइएगा या फिर मेरे को व्हाट्सएप करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।